हाँ, जो चैप्टर सेकंड है आपका आलोक धनवाजी वाला, पतंग जिनकी कविता का नाम है, वो अपने बहुत शानदार तरीके से व्याख्या कर ली थी कंप्लीट। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मुश्किल समझ में आएंगे, लेकिन बहुत ईजी मैंने बना दिया उसको, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना है। काव्यखंड जो सैम वही आलोक धनवाजी राइटर हैं। और अपन बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पहले बुक वाले लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट भी साथ में ले रहा हूँ बुक वालों के साथ में, ठीक है। और बुक के जो पीछे तरीके एनसीईआरटी वो तो है ही है। जैसे कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। वैसे तो देखो इस अपने जो व्याख्या पढ़ी थी सारे आंसर आपको याद हो गए होंगे। वही चीज़ है कि जैसे ही सबसे तेज बौछारें गई, मतलब बारिश जो होनी थी, वर्षा ऋतु चली गई, भादवा गया, भादो गया मतलब भादवे का महीना वो भी चला गया, भाद्रपद से बोलते हैं। तो अब सीधी सी बात, इसके बाद में क्या आएगा, बस उनको अपने शब्दों में बताना है। वही है कि भादो मास में बारिश की तेज बौछारें पड़ती हैं, ठीक है। और भादो के जैसे ही बीतता है, मतलब जैसे ही भादो कंप्लीट होता है, उसके बाद में वर्षा ऋतु आती है, बरसात का मौसम आता है, ठीक है, वो भी समाप्त हो जाता है। तब आकाश अब जब बारिश की ऋतु फिनिश होने के बाद में आकाश एकदम साफ होता है, मतलब सर्दी आ जाती है, विंटर। तो तब आकाश एकदम निर्मल और स्वच्छ बन जाता है, ठीक है। शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल जैसे अभी का टाइम जो चल रहा है वो वाला टाइम हो जाता है। और तब सवेरा खरगोश की लाल भूरी आंखों के समान खिलखिला तथा चमकीला लगता है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, सवेरा। हम एकदम लाल भूरी आंखों के समान खिलखिला लगता है, क्योंकि जैसे ठंड आएगी ना, देखना अपन को धूप में बैठना पसंद होगा, अपन चाहेंगे थोड़ी धूप ले लेते हैं, क्योंकि वो अपन को सुहाएगी, अच्छी लगेगी, ठीक है। और धरती पर धूल और रास्तों में जो कीचड़ है वो सब सूख जाएगा, बिल्कुल ड्राई मौसम रहता है, एकदम साफ स्वच्छ रहेगा, कीचड़ नहीं रहता, आसपास का सारा वातावरण चमकने लगता है, ठीक है। हवा भी शीतल है तो ठंडी और खुशबूदार हमें अच्छी लगती है। और जो फूल पौधों पर तिलतलियाँ मंडराने लगती हैं। और पतंगबाजी आपको पता है जनवरी का महीना आ जाता है, फिर 1-2 महीने में दिसंबर 10 जनवरी के अंदर पतंगों का टाइम आ जाता है। तो ये सब पूरी बातें आपको सारी याद है व्याख्या के अंदर, अपने शब्दों में इसको लिखना था, ठीक है, बहुत ईजी है। बात करते हैं सेकंड कि सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया। कमानी मतलब समझते हो ना, जो लकड़ी की जो बनी होती है, बांस की छोटी सी वो तीली से जिससे पतंग को ऐसे बांधा जाता है, वो वाली, ठीक है। तो ये चीज़ वही है, ऐसी पतंग होती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे वर्डों का क्यों यूज़ किया गया है, ठीक है। इन विशेषणों का, विशेषण का मतलब क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताए, वहाँ पर विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। वही आपसे पूछ रहा है कि कवि ने पतंग की ऐसी विशेषता बतलाने के लिए सबसे हल्की, सबसे रंगीन और सबसे पतली का प्रयोग किया है, मतलब ऐसी विशेषता बताने के लिए। आंसर लिख दिया मैंने कि इन शब्दों का, इन विशेषणों का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि उनकी विशेषता बतानी थी, विशेषता बताने के लिए इनका प्रयोग किया गया है, ठीक है। इन विशेषणों के द्वारा कवि ने पतंग के प्रति कौतूहल, जिज्ञासा और आकर्षण का भाव व्यक्त किया है। बिल्कुल सही है। कौतूहल मतलब कहते हैं ना, बहुत मतलब ऐसा उतावले रहते हैं अपन के, यार बहुत मतलब वो चीज़। जिज्ञासा तो सबके मन में रहती है पतंग उड़ाने की, और सबका एक अट्रैक्शन, आकर्षण का भाव व्यक्त किया है, तथा बताना चाहे कि पतंग अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण ही आकाश में दूर तक उड़ पाती है। ये सब गुण उसमें होते हैं। कैसे, एक तो वो सबसे हल्की होती है, रंगीन कागज होता है उसका शानदार, अलग डिफरेंट कलर की आपने पतंगें देखी होगी, पतला सा कागज होता है, और सबसे पतली कमानी उसको बिल्कुल बांध के उसको रखा जाए तभी उड़ पाती है। ये सब विशेषताएं हैं कि पतंग दूर तक जाती है। बहुत इजी है, ठीक है। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो थोड़ा डिफरेंट भी आपको लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको समझना। हालांकि फिर बता दूं कि इसमें पूछा है कि बिंब स्पष्ट करें। पहली बात तो ये कि बिंब जो टॉपिक है ये हिंदी साहित्य का टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में डिटेल चर्चा नहीं कर सकते अपन अभी, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपके ऐसा आ जाएगा तो अटकेगा नहीं, ठीक है। एक्चुअली बिंब का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको कुछ एक बात बताऊं, कोई भी एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊं, तो उसका चित्र दिमाग में बन जाता है कि जैसा अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा ऐसा, मतलब इमेज जो माइंड में बनती है, उसके बारे में जो फिल्म बन जाती है, वो फिल्म बनना ही बिंब है, समझ गए। मतलब जैसे मैं कहूँ कि आप जैसे कि सो रहे हो, ठीक है, अचानक से आप सो रहे हो, अकेले सो रहे हो कहीं पर, और एक चोर आ जाता है, मतलब कोई डाकू गुंडा आ जाता है, आपके ऊपर पिस्टल रख के बोलता है कि फटाफट जितना भी तेरे पास सामान मुझे दे दे फटाफट। तो अब आप सोचोगे, अभी जैसे मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूँ, और फिर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं यार मेरे पास नहीं, बोले फटाफट दे वरना मतलब शूट कर दूंगा। तो फिर आप कह रहे हो कि ठीक है वहाँ रखा है, वहाँ रखा है। अब आप इसमें आपके, अगर मैं जैसे आपको कह रहा हूँ, अभी आपके दिमाग में एक फिल्म बन रही होगी क्या, कि अच्छा ऐसा होगा, एक डाकू आया होगा, फिर वो उसने अपने कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखी होगी, उस काले कलर की थी, इस कलर की थी, मतलब ऐसे इमेज बन रही है। फिर मैंने कहा नहीं वहाँ रखा, मतलब ये जो फिल्म बन रही है ये बिंब कहलाता है, ठीक है। यही बिंब होता है, एक फिल्म बनना, किसी चीज़ को देख के चित्र बनना, माइंड में कुछ विचार आना,
बिंब कहलाता है। और ये कुछ बातें लिखी है जो अपनी इस पतंग की कविता से ही है, और इनके बाहर कुछ जाना नहीं, क्योंकि सब कुछ इसमें आ गया, इतना ही आएगा आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो भी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे तेज बौछारें की भादों गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीली इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग मतलब सब अलग अलग लाइन है, ऐसा मान के चलना है आपको, ठीक है। और सब में आपको बिंब बताना है। जैसे अपन बात करते हैं पहले तेज बौछारें, इसमें पूछा आपसे कि तेज बौछारों में कौन सा बिंब है। तो देखो एक्चुअल में फिर बता दो बिंब क्या है। एक जो हम आंखों से देखते हैं तो वो होगा दृश्य, ठीक है। दृश्य एक नॉर्मली अपन देखना दृश्य बिंब हो जाएगा, लेकिन स्पेशली आंखों के बारे में कहना तो अपन को चाक्षुष दृश्य भी कह सकते हैं। और दृश्य बेसिकली दो तरह के होंगे, फिर समझ लो कि दृश्य यानी कि दृश्य दो तरह के, एक तो स्थिर एक गतिशील। फिर सुन लो, दृश्य बिंब वो होगा दो तरह के आपके काम आएगा, एक स्थिर एक गतिशील। स्थिर का मतलब जिसमें कोई चेंज ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। गतिशील जिस लाइन से अपन को पता चल रहा है कि उसमें वो बिंब तो है, दृश्य बिंब तो है, लेकिन वो गतिशीलता है उसके अंदर, मतलब वो चल रहा है, चेंज हो रहा है, बार बार परिवर्तन हो रहा है, तो अपन कहते हैं गतिशील है। ये चीज़ मेन है। एक कोई चीज़ को आप टच कर रहे हो, जैसे कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है, मतलब कोमल है या मुलायम है, कोमल है, या फिर वो थोड़ा कठोर है, तो आप कैसे कह दोगे कि कोमल है कठोर है? मतलब जब उसको टच करोगे, मतलब जब स्पर्श करेंगे तो वो कहलाता है स्पर्श बिंब। समझ में आ गई? ये चीज़ है, और ये चीज़ें ही आपकी इसमें आनी है, ठीक है। जैसे कि ये रहा सबसे तेज बौछारें की बात करें। तेज बौछारें का मतलब है इसमें बिंब तो हैं, लेकिन गतिशील दृश्य बिंब है। तेज बौछारें, ऐसा मान लीजिए कि तेज बौछारें हो रही है, तो आप इसको देख रहे हो तभी तो कह रहे हो तेज बौछारें, दृश्य बिंब है, लेकिन वो गतिशील है। बौछार हो रही है मतलब पानी गिर रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो गतिशील दृश्य बिंब हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो गतिशील है, लेकिन मैं आप नीचे आऊँ वापस, जैसे कि सवेरा हुआ, इसको अपन ने कह दिया कि दृश्य बिंब तो है, ये द्रि है ना, ऐसा लिखा हुआ है द्रि, देख के नीचे रही, दृश्य बिंब तो है, लेकिन ये स्थिर बता दिया मैंने और वो गतिशील बताया। तो ये स्थिर क्यों है? इसने इतना सा कहा है सवेरा हुआ, ऐसा नहीं कहा कि सवेरा हुआ फिर उसके बाद में दोपहर हुआ, फिर उसके बाद में शाम हुआ, फिर रात हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है, परिवर्तन नहीं झलक रहा है इसके अंदर, सिर्फ इतना सा एक सवेरा हुआ। और ये दृश्य बिंब तो है ही है, लेकिन वो कौन सा है? वो स्थिर दृश्य बिंब है, फिक्स है। लेकिन ये जैसे कि खरगोश की आंखों जैसा लाल, ये वापस अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल, क्या कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था, लाल था, उसके बाद वो भूरा हो गया, मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये भी स्त्री है, तो ये भी स्थिर दृश्य बिंब बोल दो आप, नहीं स्थिर दृश्य बिंब बोल सकते हो, या फिर स्थिर चाक्षुष बिंब भी बोल सकते हो। चाक्षु का मतलब आंखें होती है, नेत्र, बात एक ही है। चाक्षुष जब आंखों की ज़्यादा आइज़ की बात की जाए, कि आंखों से कंपैरिजन किया जाए, तो अपन चाक्षुष भी कह देते अच्छा रहता है। बाकी स्थिर दृश्य बिंब भी आपका बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ठीक है। तो ये स्थिर दृश्य बिंब हो गया, ये स्थिर दृश्य बिंब हो गया, वो गतिशील हो गया। तीनों में फर्क समझ में आ गया, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा चेंजेस नजर आ रहा है, इन दो में कोई चेंज नहीं नजर आ रहा। इसके वर्ड्स हैं, इन शब्दों सिर्फ इतना सा बढ़ना, आगे सोचना नहीं है। जैसे अगला है पुलों को पार करते हुए, बस आगे बढ़ो मत, पुलों को पार करते हुए मतलब इस पुल से उस पुल को पार किया, उस पुल से उस पुल को पार किया, मतलब गतिशील है। तो ध्यान रखना गतिशील दृश्य बिंब है, ठीक है, बिल्कुल सही, गतिशील है, चेंज हो रहा है बार बार इस। फिर साइकिल तेज चलाते हुए, जब साइकिल आप तेज चलाओगे तो बताओ क्या करोगे? तो रुकोगे थोड़ी एक जगह, ये भी चल रहे हो आप, यानी कि ये भी गतिशील दृश्य बिंब है, मतलब रुक नहीं रहे हो, चल रहे हो, आगे परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ठीक है। फिर घंटी बजाते हुए, ये होता है श्रव्य, घंटी बजेगी मतलब अपने कानों को संकेत जाएगा, हम कुछ को सुनेंगे, ये श्रव्य बिंब हो गया। तो मतलब आपके मोटा मोटी 2-3 बिंब याद रखना है। एक दृश्य बिंब, लेकिन दृश्य में दो तरह के, गतिशील और मतलब स्थिर। गतिशील जिसमें आपको ऐसा कोई भी लाइन दे रखी होगी ना, दृश्य तो है ही है, देखने से पता तो चलेगा दृश्य हो जाएगा, लेकिन ये कंफर्म करना है कि वो चल रहा है क्या, या फिर जैसे सवेरा हुआ, ऐसा नहीं कहा दोपहर हुई, एक ही जगह रुक गया सवेरा हुआ, बाकी साइकिल चल रही है, ठीक है। खरगोश यहाँ के ये भी फिक्स इस तरह है, लेकिन वहाँ तेज बौछारें हो रही थी, मतलब परिवर्तन हो रहा है, वो चीज़ आगे कॉन्टिन्यूटी चल रही है, उसमें तो गतिशील वरना स्थिर फिक्स हो जाएगा, वो ध्यान रखना है। घंटी श्रव्य, और एक होता है स्पर्श करने वाला, जैसे चमकीले इशारों से। अब जैसे अपने कहा ना सर्दी ऋतु और धूप जो आती है वो चमकीले इशारे कर रही है, तो वो इशारे कर रही है, धूप आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, हमें अच्छा लग रहा है, बच्चे जा रहे हैं, धूप भी उनके साथ, अब वो पढ़ा था ना व्याख्या में, मतलब ये भी गतिशील दृश्य बिंब है।
चाक्षु कह सकते हो क्योंकि इशारे आंखों से होते हैं। अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो आप वहाँ पर चाक्षु वर्ड यूज़ करते हो तो वो बढ़िया है, लेकिन अगर आप इसको लिखते हो गतिशील दृश्य बिंब तो भी सही है, नंबर नहीं कटेंगे वहाँ, ठीक है। फिर आकाश को मुलायम बनाते हुए, मैंने कहा था ना मुलायम और हार्ड या कठोर की बातें जब होगी वो टच करने से ही पता चलता है, वो सॉफ्ट कह नहीं है, स्पर्श बिंब होगा, टच करने से पता चलता है, इसका मतलब ये स्पर्श बिंब है। फिर बात करते हैं पतंग ऊपर उठ सके, पतंग ऊपर उठ सके। अब देखना पतंग यहाँ है वो ऊपर उठेगी तो ये भी दृश्य बिंब है, ठीक है। पतंग ऊपर उठ सके यानी कि दृश्य बिंब है, लेकिन यहाँ पर भी आप चाहो तो इतना इसे ये नहीं कहा कि वहाँ, ये भी एक तरीके से स्थिर बिंब है, स्थिर, ठीक है। पतंग लिखा नहीं मैंने, दृश्य बिंब वैसे कह सकते हो, लेकिन स्थिर बिंब भी कह सकते हो, दृश्य स्थिर बिंब, ठीक है। इस प्रकार पूरी कविता में बिंबों की सुंदर सृष्टि की गई है। तो काफ़ी इजी थी, थोड़ा सोचोगे तो बहुत इजी लगेगा, वरना ये बिंब टॉपिक काफ़ी बड़ा हिंदी साहित्य में बड़ा पढ़ा जाता है इसको, लेकिन उतना डिटेल में आपको नहीं जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कह रहा है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, और कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध है। कपास का मतलब रुई, सॉफ्टनेस, उनके पैरों की जो कोमलता है वो, तो कपास का दूसरा नाम रुई है, सब जानते हो। कपास बहुत हल्की, कोमल और गद्देदार तथा चोट सहने में समर्थ होती है। जैसे ऊपर से भी जंप करते हैं, मूवी वगैरह की शूटिंग होती है, देखा होगा आपने कभी कभी, नीचे गद्दे बिछा दी जाते हैं, ऊपर से जंप भी करते हैं, क्या पता गिर जाए तो लगे नहीं, वो चीज़ है। ये चोट को सहन लेती है, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट होती है। बच्चे भी उसी तरह हल्के फुल्के, मतलब बच्चों का कंपैरिजन किया गया रुई से। जैसे रुई को आप कितना ही ऊपर से नीचे गिरा दो उसके कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर आप जंप कर जाओ उसके कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे ही बच्चे बड़े हल्के फुल्के, कोमल, नाजुक और चोट सहने में सक्षम होते हैं। छोटी मोटी चोट को तो वो सहन कर लेते हैं कि कुछ नहीं, ठीक है। इसी कारण, हालांकि कब, जब उनका मनपसंद कोई गेम खेल रहे हो तब, वरना आप घर में उसको हाथ टच करके बता दो क्या हालत करके रख देंगे वो, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइम होता है, इसी कारण वे पतंग उड़ाते समय या खेलते समय खूब भाग दौड़ कर पाते हैं। इसमें बच्चे उपमेय, बच्चे कौन है इसमें, बच्चे जिसकी मतलब बताई जा रही है उपमा, मतलब जिनकी बच्चों को रुई से कंपेयर किया जा रहा है, उपमेय। और जो कपास है वो हो जाएगी उपमान, जिससे उनको बताया गया, ठीक है। उपमान होने से बच्चों का कपास में कौन सा रिलेशन हो गया, पूछा ना इसमें क्या संबंध है, तो उपमेय उपमान का संबंध हो गया। बच्चे तो उपमेय और वो जो कपास है उपमान, तो उपमेय उपमान का संबंध इनके अंदर हो गया, ये चीज़ है। फिर 5वां कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो देखो जब पतंगें उड़ती है तो बच्चों का मन भी उनके साथ उड़ने लगता है। अपने कहा था ना, जब पतंग उड़ेगी वो करते हैं और तेज उड़ाऊँ और तेज, मतलब उनका मन करता है जैसे वो खुद ही साथ उड़ रहे हो, उनमें गतिशीलता आ जाती है और उमंग और उत्साह से भरकर वे छतों की दीवारों पर खतरनाक होने पर भी चढ़ जाते हैं, ठीक है। उनके शरीर में पतंगों के समान हल्कापन आ जाता है। इसी कारण कहा गया है कि पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ते हैं। उनको भी वो पतंगें उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई वो उनके साथ ही उड़ रहे हो, ठीक है। देखा होगा आपने कि वो जैसे पतंग आगे पीछे लोग साथ साथ में चलते रहते हैं, उनको ये भी नहीं पता चलता कि कभी कभी तो बहुत खतरनाक नीचे गिर भी जाते हैं, जगह पहुंच जाते हैं, उनको जोश उमंग में पता नहीं चलता। फिर निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है कि छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हो। हालांकि इन चीज़ों की अपन व्याख्या कर चुके, लेकिन क्वेश्चन दे रखा है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो अपन देखते हैं कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। एक तो ये क्वेश्चन है। सेकंड है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। तीसरा, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। ये 3 आंसर इस कविता को पढ़ के अपन को देना है। तो देखो लाइन वाइज देखते हैं अपन। फर्स्ट कि बच्चे पतंग उड़ाते समय जब छतों पर उछल कूद करते हैं तो दीवारों से छतों पर कूदते हैं तो उनके पदचापू से, पद के जो चिन्ह है, पद पैर मतलब पद मतलब पैर से लगातार जो मनोरम ध्वनि निकलती है। आपने देखा होगा छत पे अपन जब चलते हैं तो आवाज़ आती है घम घम नीचे, वैसे वो धम धम की जो आवाज़ आती है वो कह रहे हैं कि मधुरम ध्वनि निकलती है, मतलब बहुत ही सुहावनी मनोरम। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे आसपास सब और मृदंग बजा रहे हैं। मृदंग में जैसे आवाज़ आती है ना, वैसे ही वो छतों में भी वो वैसी आवाज़ आ रही है, कंपेयर कर दिया अपने मृदंग से। दूसरा, पतंग उड़ाते समय मन पतंगों के साथ उमंग उत्साह से भरा रहता है, इस कारण उस समय छतों पर दौड़ने पर भी उसकी कठोरता का आभास नहीं होता है। मतलब उनमें जोश जब रहता है, उमंग और उत्साह जब जोश रहता है तो अपन थकते भी नहीं है और हमें ये भी नहीं पता चलता कि नीचे कोई कुछ कठोर चीज़ है जो हमें चुभ रही है, पता ही नहीं चलता, वो हमें सॉफ्ट नज़र आती है। इसका उनको कठोरपन का बिल्कुल भी आभास ही नहीं होता और मन पतंग के साथ उड़ता रहता है, इस कारण उन्हें छतें वो कठोर बिल्कुल भी नहीं लगती।
खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम और अधिक निडर हो जाते हैं। ये तो है ही, तीसरा पढ़ा ना अभी अपने, मतलब अपन इन क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि और अपन जब कोई अपन मुश्किल चीज़ को पहले कर लेते हैं, जैसे अपन 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को पहले पढ़ लिया था, उसके बाद मैथ अपने लिए कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है। क्योंकि मुश्किल चीज़ अगर पहले पढ़ लेना, फिर बाद में हर चीज़ थोड़ी सी मुश्किल भी ईजी लगने लग जाती है, क्योंकि मुश्किल परिस्थितियों का अपन सामना कर चुके, हमें सहन आ गया। ठीक है, अगर आप जैसे कहते हैं ना कि सेटिंग पावर होनी चाहिए, साइंस के स्टूडेंट सेटिंग पावर ज़्यादा होती है, बाद में जाके अच्छा पढ़ लेते हैं। वही चीज़ है कि 8-10 घंटे बैठने की उनकी सेटिंग पावर है, तो उनको बाकी फिर आगे लंबा 8-10 घंटे पढ़ने में कोई जोर नहीं आता। वही चीज़ है, सेटिंग पावर वाली बात है। वही परिस्थितियाँ हैं, खतरनाक परिस्थिति जितनी आप सहन करोगे उतने ही ज़्यादा मजबूत बन जाओगे। तो तब चुनौतियों को छोटी मानकर हम क्या करते हैं, आत्मबल का परिचय देते हैं। ठीक है, तथा साहसी और तेजस्वी होने का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमें अब हर चुनौती बिल्कुल ईजी लगती है और हम बिल्कुल अपने आत्मबल पर विश्वास रखते हैं अपने ऊपर, और साहसी और तेजस्वी होने का बिल्कुल हम परिचय देते हैं। फिर है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। तो देखो, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर हमारे मन में ख्याल आता है कि काश हम भी उनकी तरह आकाश में उड़ते, अथवा पक्षी के रूप में पतंगों के मध्य में उड़कर आनंद लेते। हर कोई ये सोचता है कि यार काश मैं भी उड़ पाता, यहाँ पता नहीं यहाँ से वहाँ जाता, फिर वहाँ जाता, वापस आ जाता। ठीक है, आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर हम भी पतंगे उड़ाने के लिए उत्साहित होते। वो तो पहले खुद के लिए, फिर पतंगों देख के मैं सोचते हैं कि हम भी पतंग उड़ाएंगे, मन करता है, उड़ाने थोड़ी मन करता है। और पतंग उड़ाने वालों की खुशियों में हम उनके भी पार्टिसिपेट मतलब सहयोगी बनते हैं। तो ईजी है, मन से लिख सकते हो। ये मैंने कुछ बुक वाले के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिए हैं, वो भी हैं, सारे कंप्लीट एक साथ ही है। इसको ढंग से पढ़ लिया तो इनके बाहर कुछ नहीं जाना। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है, कि जब कोई व्यक्ति किसी काम में पूरी तरह निमग्न हो जाता है, मतलब पूरा ध्यान उसी में लगा लेता है, तब उससे उत्पन्न खुशी और उत्साह रोमांच में बदल जाता है, और उस रोमांच के कारण उस काम में एक लय आ जाता है, लय आ जाती है। जैसे आप पढ़ना शुरू किया, स्टार्टिंग में आपको पढ़ना थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगेगा, बोरिंग लगेगा। अगर आपने महीने 2 महीने पढ़ाई नहीं करी तो उसके बाद में ऐसा लगेगा अरे क्या यार। जैसे फिर पढ़ने लगे, फिर आप सोचोगे नहीं मुझे कामयाब बनना है, सक्सेस बनना है, इस फील्ड में जाऊँगा, वो बनूंगा, ऑफिसर बनूंगा, तो फिर मन में आपको एक उत्साह आएगा और आपकी लयबद्धता आ जाएगी, रोज रेगुलर उठने की, स्टडी करने की, 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, इतने घंटे पढ़ना, वो लय आ जाता है। और उस रोमांचित क्षण में वह लय एक संगीत की तरह अति आनंदमय लगती है, बिल्कुल मज़ा आता है पढ़ के, वो वाली चीज़ है। अतएव शरीर का संगीत रोमांच के संबंध रखता है। यही चीज़ कहते हैं ना कि जब पढ़ते हो आपको मज़ा आने लग जाएगा, इसका मतलब समझ लो आपका फ्यूचर पक्का बन रहा है, ये तय है। और अगर आप बोर हो रहे हो तो मामला गोल है। 9वां, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें मतलब बच्चों को कैसे थाम लेती है। चर्चा, एक छोटे सा धागे से बच्चे बंध जाते हैं, बंधने मतलब एक जो ठहर जाते हैं, एक घंटा लिए खड़े रहते हैं, तो कैसे थाम लेती है वो चीज़ है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे डोरी को हिलाते और खींचते छोड़ते रहते हैं। वो तो आपने देखा होगा, ऐसा करते रहेंगे, इससे पतंग ऊंची उड़ती जाती है। ठीक है, और जब वो चीज़ ऊंची जाएगी ना, पतंग और ऊपर, उनका मन करेगा कि और ढील दूँ, और थोड़ा सा और मान जाए, और छोड़ूँ। ठीक है, तो बच्चे पतंग और ऊंची जावे, पतंग और ऊंची जावे, इस प्रयास में रहते हैं कि और हाइट पे जाए, मेरी और हाइट पे जाए। और इस क्रम में बच्चे छतों के किनारे तक आ जाते हैं। कभी कभी ऐसे देखते ही नहीं है कि आगे बढ़ रहे हैं और पता नहीं चलता कि छज्जा आ गया, नीचे गिर गए। ठीक है, तब पतंगों के उठने बैठने का क्रम बच्चों को अनजान खतरों से दूसरी तरफ खींच कर ले जाती है। इसी कारण वे अपने हाथ में डोरी को थामे रखकर अति उत्साहित रहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है। आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है, ये चीज़ है। हालांकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मन से लिख सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के लिख दिया कि शरद ऋतु आपकी लाइफ में क्या मतलब महत्व रखती है। तो मतलब आपको बताना करना कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो उस ऋतु के बारे में बताना है, शरद ऋतु होती कैसी है, उसी की कुछ खूबियाँ गिना दो, आप अच्छी बातें गिना दो कि हमारे जीवन में शरद ऋतु का बहुत महत्व है कि वह वर्षा ऋतु बाढ़, कीचड़, उमस आदि से बिल्कुल मुक्ति दिला देती है। मतलब इन सबसे छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि शरद ऋतु में ना तो बारिश होती है, ना कोई बाढ़, कीचड़, गंदगी कुछ नहीं होती, एकदम साफ स्वच्छ मौसम होता है। इसके आगमन से जीवन में उत्साह का संचार होता है। इस मौसम में खाने पीने की वस्तुओं की कई किस्में मिलती है। बिल्कुल सर्दी की ऋतु में हम हर चीज़ खा लेते हैं और बहुत मन भी करता है खाने का। ठीक है, और हर चीज़ मतलब अच्छी लगती है, क्योंकि बॉडी को भी हीट चाहिए, तो गर्मी की वाली प्रॉब्लम भी नहीं होता, कुछ भी खाओ, जिससे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और हमारे देश में इस ऋतु में दशहरा, दीपावली, ये सारे इसी सीजन में आते हैं। आदि त्यौहार भी आते हैं जिनसे जीवन में थोड़ी खुशी और उल्लास रहता है। ठीक है, फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है कि पतंग शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य क्या मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसका मेन जो अर्थ है वो क्या है। तो देखो, शरद ऋतु में
धरती में आकाश स्वच्छ हो जाते हैं और ऐसे में पतंग उड़ाते बच्चों का उल्लास एवं उत्साह देखने लायक हो जाता है। इस तरह प्रस्तुत कविता का प्रतिपाद्य ऋतु सौंदर्य के साथ बालमन के उल्लास व उत्साह का चित्रण करना रहा है। मतलब ये जो कविता, पतंगी जो कविता है, इसमें का मेन भाव क्या है, मेन क्या निकल के आती है, बढ़िया चीज़ वो ये निकल के आती है कि इसमें पूरी बच्चों की बालमन की बातें की गई है और एक ऋतु की बात की गई, शरद ऋतु अच्छी है। मतलब एक साफ बताया गया इसको, क्योंकि इस ऋतु में बच्चों के जो पतंग उड़ाने का मौसम होता है, साफ स्वच्छ मौसम होता है। और मेन चीज़ है कि जो है ऋतु सौंदर्य के साथ साथ में बालमन का ध्यान रखा गया, बालमन के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। 2 मार्क्स में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मूल भाव या फिर प्रतिपाद्य बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ऐसा कब प्रतीत होता है कि पृथ्वी बालकों के पैरों के समीप स्वयं ही घूमती चली आती है। पतंग कविता के आधार पर आपको समझाना है। ये अपने व्याख्या में पढ़ा था कि जब बच्चे अत्यधिक तेज गति से बेसुध दौड़ते हुए पतंग उड़ाते हैं तब ऐसा लगता है कि पृथ्वी स्वयं आगे बढ़कर बच्चों के पैरों के समीप पहुंचने का प्रयत्न कर रही है। क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कभी वो बच जाते हैं, कभी उनको ना तो दर्द होता है, ऐसा लगता है पृथ्वी खुद सॉफ्ट हो गई है, पृथ्वी ने इनको हेल्प कर दी। नीचे गिरते हैं तो पृथ्वी ऐसा लगता है चोट भी नहीं पहुंचने दे रही है, मतलब पृथ्वी इनका पूरा साथ दे रही है, ऐसा लगता है। ऐसा अपन को सोचना है, ठीक है। आगे बढ़कर पैरों के समीप पहुंचने का प्रयत्न कर रही है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे दौड़ नहीं रहे हैं, अभी तो पृथ्वी स्वयं ही उन्हें कोमल चरणों की ओर चली आ रही है। और इतना सॉफ्ट बिछा दिया, नीचे ऐसा लगता है जैसे गद्दा बिछा दिया उन छतों के ऊपर, तो इसलिए वो तेज़ दौड़ रहे होंगे, वरना तो फिर इतने कठोर छोटे मोटे पत्थर भी बीच में आते हैं, उनकी चुभ क्यों नहीं रहे। ऐसा लगता है कि पृथ्वी जैसे उनके साथ साथ में घूम रही है, उनकी पूरी मदद कर रही है। फिर तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, ये किसके लिए कहा गया है, ठीक है। अब पतंगें अलग अलग कलर की उड़ रही थी आसमान में, ऐसा लगता है जैसे कोई तितलियाँ हो, तो वही चीज़ है, आकाश में रंग बिरंगी पतंगें तितलियों की तरह उड़ती है, ठीक है। पतंग उड़ाते समय बच्चे सीटियों किलकारियों का स्वर व्यक्त करते हैं, वो तो आपने देखा ज़बरदस्त शूटिंग, वो काटा है ना। तो पतंगों की जो रंग बिरंगी छटा है वो आकाश में उनके उड़ने के मनोरम दृश्य को लेकर कवि ने ऐसा कहा है कि तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, ठीक है। वो पतंगों का, उनके डिफरेंट कलर, वो सब। फिर किशोर और युवा वर्ग समाज का मार्गदर्शक होता है। पतंग कविता के आधार पर, मैंने एक से बड़े क्वेश्चन लिए, इनको ढंग से पढ़ लेना, एग्जाम में वहीं से आएगा, के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो किशोर और युवा वर्ग अपनी धुन में मनचाहा काम करता है, वे निडर होकर खतरों या बाधाओं का सामना कर साहस और हिम्मत के सारे जीवन में उन्नति करना चाहते हैं। ऐसे निर्भीक साहसी कार्यकलापों से ही समाज के प्रगतिशील मार्गदर्शन मिलता है। तो देखो यहाँ बात क्या गई कि पतंग जब बच्चे उड़ाते हैं, ध्यान रखना है अपन को, कविता की बात को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर देना होता है, ठीक है। कि कविता इसमें, पतंग कविता में क्या कहा गया, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल निडर होकर अपना काम करते हैं, दिलचस्पी के साथ में, गिर भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लेते, पत्थर बीच में चुभ रहे हैं उनको चुभन ही नहीं हो रही। मतलब ये है कि वो इतनी हिम्मत, इतनी प्रॉब्लम्स, खतरे, बाधाओं का सामना कर रहे हो, साहसी बन रहे हैं। वही चीज़ है कि हमें भी वैसा ही इस कविता से सीखना चाहिए और हिम्मत और इस सब में रखनी चाहिए, एक निर्भीक और साहसी कार्यकलापों के सही। और अपन को पता है जो निर्भीक होता है, निडर होता है, जो हिम्मत वाला होता है, वही एक अच्छे समाज को बनाता है और खुद का विकास करता है, ठीक है। और पूरे समाज के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। जैसे कोई सिलेक्शन होता है किसी का, तो पूरे समाज में उसकी वैल्यू बढ़ती है और पूरे समाज का वो एक मार्गदर्शक होता है। जितनी भी आने वाली पीढ़ी हैं उसको देख के बच्चे पढ़ते हैं कि यार उसका सिलेक्शन हो, मेरा भी होना चाहिए। एक हर किसी एक मार्गदर्शक होता है, वो चीज़ है, ठीक है। और अपने ले लेते हैं 15वां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन होगा अपना, कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आई थिंक ये आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। पतंगों के साथ कौन उड़ रहे हैं और कैसे, या फिर पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पंक्ति का मेन आशय क्या है। तो बच्चों का मन पतंगों को उड़ाते समय ऐसा तल्लीन रहता है, मतलब ऐसे वो घुल मिल जाते हैं कि वे अपना सारा ध्यान आकाश की ओर ही रखते हैं और उसी ओर देखते हुए दौड़ते भागते रहते हैं। तब ऐसा लगता है कि आकाश में पतंगों के साथ साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। ऐसा लगता है क्योंकि आप उनसे बात करो, उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान प्रॉपर वहीं है। ऐसा लगता है जैसे पतंगें तो उड़ रही है, बच्चे भी साथ में उड़ रहे हैं। मतलब इतने उसमें घुल मिल गए, इसमें तल्लीन हो गए हैं, इतना उसमें घुल मिल गए हैं कि ऐसा लगता है कि पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। टॉप लेवल के 15 क्वेश्चन ढंग से अगर पढ़ लिए, एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाना, अच्छे से तन मन से बस पढ़ना है आपको, ठीक है। बाकी व्याख्याएं अपन कर चुके, व्याख्या के साथ में हर चैप्टर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, एक दिन इतना शानदार अपनी तैयारी हो जाएगी और प्रॉपर बोर्ड की एग्जाम में 95 प्लस का जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो आपका पक्का होने वाला है, ठीक है। ओके।